Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. So today I am going to discuss about structural analysis. तो हम आज के इस वीडियो में structural analysis का full syllabus डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी सर्वेइंग का, हाइड्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इन तीनों का ही फुल सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस्ड है, चैनल पे अपलोडेड है. आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा. तो आज के हम इस वीडियो में स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कोई हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट फुल रिवीजन करेंगे. कौन से फॉर्मूले हैं, क्या इसमें थ्योरी क्या है और इसके बेसिक टर्म्स क्या हैं, यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमारा है कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होता है. सो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को हम ds से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्या होती है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी? टोटल नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन. अननोन क्वांटिटी मीन्स जैसे BM हो गया, हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया, या शेयर फोर्स हो गया, या इंटरनल या एक्सटर्नल रिएक्शन हो गया. इन सारी चीज़ों को हम अननोन क्वांटिटी कहते हैं. एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, ये हमारा डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, हमारा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. लाइक पिन जॉइंटेड है, रिजिड जॉइंट है, मतलब किस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो डिपेंड करता है. ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर. तो क्या होता है, अगर हमारा ds मीन्स डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 के इक्वल है, तो हमारा इसका मतलब अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा ds जो है हमारा 0 के इक्वल आ गया, मीन्स ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है. अगर ds हमारा छोटा आ गया 0 से तो वो अनस्टेबल है. एंड अगर ds हमारा बड़ा आ गया 0 से तो वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, जो हमारा स्ट्रक्चर है. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स देखते हैं. टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट इज पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस. सो पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस क्या होता है? फर्स्टली ये कि जो हमारा ds होता है, मीन्स डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो होता है वो हमारा होता है dsi प्लस dsc. dsi क्या होता है? डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी, मीन्स जो भी फोर्स मेंबर पे लगेगा, मीन्स अंदर की साइड जो जनरेट होंगे वो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी होते हैं. एंड dsc होता है हमारा डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी, मीन्स जो भी एक्सटर्नल लोड या सपोर्ट की वजह से एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी आएगी उसको एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी कहते हैं. ठीक है, तो DSI अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है m माइनस 2j माइनस 3. m यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स होता है. सपोज ये हमारा कोई ट्रस है, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो ये m जो है ये हमारा मेंबर्स है. ठीक है, एंड यहाँ पे जो j है ये हमारे जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है. ये जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं इसको ये j रिप्रेजेंट करता है. नाउ DSC मीन्स DSC का फॉर्मूला क्या है? R माइनस 3. R हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन है, मतलब हमारा किसी भी पॉइंट पे कितने रिएक्शंस लग रहे हैं, दैट इज़ R. ठीक है, तो हमारा DS क्या था? DSI प्लस DSC. तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा m प्लस R माइनस 2j. नाउ हाउ कैन वी नो कि ट्रस जो है वो इंटरनली डिटर्मिनेट है या नहीं है, या डेफिशिएंट है या रिडंडेंट है, कैसे पता लगेगा? तो अगर हमारा DSI जो है, मीन्स DSI हमारा क्या था? डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी. तो हमारा अगर DSI जो है वो हमारा 0 के इक्वल आ जाए, मीन्स ट्रस जो है हमारा परफेक्ट है एंड इंटरनली डिटर्मिनेट है. अगर हमारा DSI 0 से छोटा है, मीन्स ट्रस जो है वो हमारा डेफिशिएंट है. एंड अगर हमारा DSI बड़ा है 0 से, दैट मीन्स ट्रस इज रिडंडेंट एंड इंटरनली इनडिटर्मिनेट. नाउ सेकेंड इज पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस. पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस का क्या फॉर्मूला है? इसमें हमारा जो DSC है वो हमारा आएगा R माइनस 6 एंड DSI जो है वो हमारा आता है m माइनस 3j माइनस 6. ये जो हमने यहाँ पे अभी देखा 2j माइनस 3, 3j माइनस 6, ये हमारे क्या है? मतलब ये 3j माइनस 6 है, या जैसे 2j माइनस 3 था, ये हमारा क्या है? ये हमारा होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो हमारा रिक्वायर्ड हो ट्रस को फॉर्म करने के लिए. दैट उसका अगर हमें कोई बोले कि इसमें कितना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट है इस ट्रस को फॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूले है. ठीक है, 2j माइनस 3. एंड इसमें 2j माइनस 3 किसके लिए? पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस के लिए. एंड पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस के लिए 3j माइनस 6. ठीक है, तो इसका हमारा DS कितना है? m प्लस R माइनस 3j. नाउ थर्ड इज रिजिड जॉइंटेड प्लेन ट्रस फ्रेम. तो रिजिड जॉइंटेड प्लेन ट्रस फ्रेम में DSC हमारा R माइनस 3 है. R अगेन नंबर ऑफ रिएक्शंस एंड DSI हमारा 3C है. C क्या है हमारा? नंबर ऑफ क्लोज्ड बॉक्सेस जो हैं प्लेन ट्रस के अंदर, प्लेन फ्रेम के अंदर, उसको हम कहते हैं
सी, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। सपोज ये हमारा कोई ये हमारा कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है, यहाँ पे हमारे सपोज ये एक ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारा कितने क्लोज बॉक्स हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, 1 और 2, तो हमारे यहाँ पे सी कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, 2। तो इसका हमारा ds कितना आ जाएगा, r-3 + 3c। नाउ फोर्थ इज रिजिड ज्वाइंटेड स्पेस फ्रेम। रिजिड ज्वाइंटेड स्पेस फ्रेम में क्या होता है, इसमें DSC हमारा r-6 एंड DSI 6c, मीन्स इसमें प्लेन ट्रस में रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन ट्रस फ्रेम में 3c था, रिजिड ज्वाइंटेड स्पेस फ्रेम में हमारा 6c। तो इसमें DS हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो r+6 + 6c। तो ये तो हमारा हो गया कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला क्या है, और हमें कैसे पता लगेगा स्टेबल अनस्टेबल या स्टैटिकल इंडिटर्मिनेट है स्ट्रक्चर, एंड हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कितने हैं, किस टाइप के हमारे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे, ये तो हमारे हो गए वो। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हिंजेस। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हिंजेस क्या है ये, फर्स्ट इज नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन जनरेटेड। अगर हमारे पास मतलब नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन जनरेटेड का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मेंबर, जितने भी नंबर ऑफ मेंबर होंगे -1। सेकेंड, अगर हमारा बीम जो है वो रीइंफोर्समेंट यील्डेड है, इफ ओनली बीम रीइंफोर्समेंट यील्डेड, ठीक है, बीम देन एक एडिशनल इक्वेशन हमारा जनरेट होगा। अगर रीइंफोर्समेंट आर यील्डेड, रीइंफोर्समेंट जो हमारा है वो ऊपर और नीचे दोनों जगह से, टॉप एंड बॉटम दोनों जगह से यील्ड है, तो हमारा 1 एडिशनल मोमेंट इक्वेशन जनरेट होगा, ठीक है। नाउ शेयर हिंज जो होता है वो रिलीज करता है शेयर फोर्स, तभी उसके अंदर एक इक्वेशन जनरेट होगा, एंड एक्सियल हिंज जो होता है वो हमारा रिलीज करता है एक्सियल फोर्स, हेंस 1 इक्वेशन आर जनरेटेड। नाउ चेक फॉर स्टेबिलिटी। चेक फॉर स्टेबिलिटी का क्या है, ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 हो जाए या ग्रेटर देन 0 हो जाए तो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, ठीक है, ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कई ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं जहाँ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 होने के बाद भी अनस्टेबल होते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, लेट्स सी। तो फर्स्ट हमें सेटिस्फाई करना होगा उसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सेकेंड, स्ट्रक्चर जो है हमारा वो सिमेट्रिक अरेंजमेंट का होना चाहिए। थर्ड, ट्रायंगुलेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ पिन जॉइंटेड ट्रस। जो हमारा पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर ट्रायंगुलेशन जो है वही होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप में, उसके अंदर ट्रायंगुलेशन फॉर्म होना चाहिए। एंड वैल्यू ऑफ DS जो है, मीन्स डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए 0 के। नाउ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अगर हम बीम के लिए देखें तो कितना आता है, DS इज इक्वल टू r-3। ये हमारा जनरल लोडिंग कंडीशन के लिए है, ठीक है। फॉर वर्टिकल लोडिंग कंडीशन DS इज इक्वल टू r-2। आई होप आपको अभी तक यहाँ ये समझ में आया होगा जितना भी हमने अभी डिस्कस करा है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, इसको हम DK से डिनोट करते हैं। जैसा कि अभी पहले देखा हमने डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के बारे में, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या था, सपोज ये कोई फ्रेम स्ट्रक्चर है विद एक्सियल सपोर्ट, ठीक है, बट अगर ये फिक्स सपोर्ट ना हो के, मीन्स इधर कहीं हिंज सपोर्ट एंड इधर रोलर सपोर्ट हो, बस फिक्स सपोर्ट ना हो, इसके बाद इसमें कहीं मतलब फिक्स सपोर्ट ना हो, बस कहीं पे या इधर साइड हिंज हो, एक तरफ रोलर हो, ठीक है, तो इसके बाद भी ये फ्रेम जो है ये स्टेबल है। एंड कितने रिएक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, अगेन इधर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। बट इफ़ वी वांट ये फ्रेम ज़्यादा रिडंडेंट हो, स्टेबल हो, तो हम इसको फिक्स्ड कर देते हैं, मीन्स एक और मोमेंट एडिशन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो एडिशनल रिएक्शन आ रहा है इसी को हम स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बोल रहे थे अभी तक। बट इन केस ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होता है कि अगर ये जॉइंट है जैसे, तो ये जॉइंट कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कितने डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकती है इसकी, तो एक हॉरिजॉन्टल हो सकता है, एक हो सकता है, एंड एक रोटेशनल, मीन्स रोटेट हो सकता है। तो जितने डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है उसी को हम काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कहते हैं। तो यहाँ ये 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैं, तो इनमें देखते हैं कि कितना काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी होता है। फर्स्ट इज पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस, इसका DK क्या होता है 2J - R।
जहाँ पे जे हमारा नंबर ऑफ जॉइंट्स है एंड आर रिएक्शन। पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस, इसका होता है 3J माइनस आर। रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है अगर, तो इसका भी होता है 3J माइनस आर। इफ़ मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड देन 3J माइनस आर माइनस एम। एम जो है ये हमारा नंबर ऑफ एक्सियली रिजिड मेंबर्स होते हैं। एंड फोर्थ इज रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, DK इज इक्वल टू 6J माइनस आर। इफ़ अगर इसमें भी हमारा मेंबर्स हैं एक्सियली रिजिड हैं, तो इसका आएगा 6J माइनस आर माइनस एम। अगेन एम यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एक्सियली रिजिड मेंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हिंजेस। सपोज ये कोई फ्रेम है एंड यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज है। यहाँ इंटरनल हिंज पे कितने मेंबर्स मीट कर रहे हैं, 1 एंड 2। अभी अगर यहाँ से हिंज रिमूव कर दें तो यहाँ कोई मोमेंट होगा क्या, नहीं। बट ये इंटरनल हिंज आने की वजह से ये जो मेंबर है ऐसे रोटेशन हो सकता है इसका, एंड ये वाला यहाँ आ सकता है, ठीक है। नाउ शेयर हिंज क्या होता है। सपोज अगर कोई भी मेंबर पे शेयर हिंज प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो अगर एक शेयर हिंज प्रेजेंट है तो 4 एडिशनल डिस्प्लेसमेंट हम काउंट करेंगे। मींस डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जो है उसमें 4 एडिशनल डिस्प्लेसमेंट को काउंट करेंगे। कौन कौन से हैं वो, एक हॉरिजॉन्टल, ये 2 वर्टिकल एंड एक रोटेशनल। ये तो था अगर शेयर हिंज प्रेजेंट रहा तो। सिमिलरली अगर एक्सियल हिंज प्रेजेंट रहा तब क्या करेंगे, उस केस में भी हम 4 डिस्प्लेसमेंट को काउंट करेंगे। कौन कौन से इसमें डिस्प्लेसमेंट होंगे, 2 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। इन दोनों मेंबर्स के लिए एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड एक मोमेंट आर्म। आई होप आपको अभी यहाँ तक समझ आया होगा जितना भी हमने डिस्कस किया। अगर इनमें कोई कुछ भी डाउट हो आपको तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सपोर्ट्स। किस टाइप के सपोर्ट के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो देखेंगे हम इसमें। तो जैसे पिन सपोर्ट है तो इसमें 2 रिएक्शंस जनरेट होता है, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल, एंड एक मोमेंट होगा, ठीक है। मोमेंट रिएक्शन इस टाइप से, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। सेकंड रोलर सपोर्ट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल एक रोटेशन, तो DOF इसका भी 2 होता है। हिंज एट मिड मेंबर, ये एक ही होगा मोमेंट इसमें, ठीक है। ये हिंज एट मिड मेंबर इसमें एक ही मोमेंट होता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये भी हमारा 1 होता है। नाउ फोर्थ इज फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, 3 होते हैं इसमें, एक वर्टिकल होता है, एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लगेगा एंड एक मोमेंट, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। फिफ्थ फिक्स्ड हिंज और फिक्स्ड रोलर, इसमें बस एक वर्टिकल रिएक्शन होगा। ये रोलर जो है ये बस अप एंड डाउन मूव कर सकता है, तो वर्टिकल रिएक्शन इसमें बस एक होगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। सिक्स्थ हॉरिजॉन्टल हिंज, हॉरिजॉन्टल हिंज में क्या होता है, बस एक ही मोमेंट जनरेट होता है, ठीक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें हम ये देखेंगे कि ट्रस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, कब कौन सा मेथड यूज़ करना है, एंड ट्रस को कैसे एनालाइज करते हैं। सो एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, तो एनालिसिस ऑफ ट्रसेस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल लोडिंग है इनकी वजह से मेंबर्स पे क्या चेंजेस आएंगे, कितना फोर्स आएगा इन मेंबर्स पे, तो इनको हम 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड ऑफ जॉइंट एंड सेकेंड इज मेथड ऑफ सेक्शन। तो हम दोनों मेथड्स को एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में देखते हैं कि मेथड ऑफ जॉइंट से हम ट्रेसेस कैसे एनालाइज करते हैं। मेथड ऑफ जॉइंट में क्या होता है, पहले रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, ये वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल, एंड इधर साइड भी ये दोनों रिएक्शंस आ जाएंगे, वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। तो अब हम यहाँ से रिएक्शंस फाइंड आउट पहले कर लेते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट जो आएगा वो इज इक्वल टू 0। इन तीनों की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एंड जब ये फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद कोई एक ऐसा जॉइंट देखेंगे जहाँ पे सिर्फ 2 अननोन एंड एक नोन रिएक्शन एटलीस्ट हो, ठीक है। तो ऐसा इसमें कौन सा पॉइंट पे हो रहा है, जॉइंट ए और जॉइंट बी पे। सपोज ए पॉइंट पे देखें तो ये रिएक्शन नोन है, हो जाएगा स्टेप 1 के बाद, एंड अननोन से ये दोनों हैं, ठीक है।
ये दोनों अननोन है। सिमिलरली बी के लिए भी ऐसा ही होगा। नाउ अब हमने जब एक जॉइंट चूज़ कर लिया, तो अब लेट अस से बी किया, तो इस बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। नाउ फिर से इस जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा कि इन दोनों मेंबर्स का फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। जब इसका फाइंड आउट कर लेंगे तब तो अब इसको भी कर सकते हैं, बिकॉज ये तो फाइंड आउट कर लिया, तो इसमें भी अब एक नोन हो गया एंड दो ही अननोन रह गए हैं इसमें, ये एंड ये। तो इस टाइप से सारे का हम निकाल लेंगे, हर एक मेंबर्स का, कि किस में कितना फोर्स आ रहा है। इसको हम मेथड ऑफ जॉइंट कहते हैं। नाउ मेथड ऑफ सेक्शन, सेकंड हमारा मेथड ऑफ सेक्शन था, तो इसमें भी हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे। एंड मेथड ऑफ सेक्शन को हम कब यूज़ करते हैं, सपोज हमें किसी सिंगल मेंबर पे फोर्स फाइंड आउट करना है, तब मेथड ऑफ सेक्शन को हम यूज़ करते हैं। एंड ये ध्यान रखना कि जो मेथड ऑफ सेक्शन यूज़ करेंगे, जो हम कट करेंगे ना ट्रस, जहाँ से हम मेथड ऑफ सेक्शन करेंगे, जहाँ से हम सेक्शन बनाएंगे, तो ट्रस को मैक्सिमम 3 मेंबर से ही कट करना चाहिए, 3 से ज़्यादा ना हो। एंड एक ही मेंबर को आप 2 बार कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जिस भी मेंबर्स पे निकालना होगा फोर्स, तो उसको कट करेंगे एंड उसका या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड देखेंगे एंड फाइंड आउट कर लेंगे सारे फोर्सेस को। नाउ ये तो हमारे 2 मेथड थे कि कैसे हम एनालाइज करते हैं ट्रस को। बट एक ना जीरो फोर्स मेंबर भी होता है। तो जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है, सी ट्रस में कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिसमें कोई इंटरनल फोर्स नहीं होता। तो ऐसे मेंबर्स को कैसे मीन्स जो ये ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनमें कोई इंटरनल फोर्स ना हो, तो ऐसे मेंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बिना कैलकुलेशन के, तो कैसे चेक करेंगे, ये कुछ केसेस हैं, लेट अस सी देम वन बाय वन। फर्स्ट इज, सी सपोज ये कोई जॉइंट है, ठीक है, एंड ये इंक्लाइंड मेंबर्स हैं, इधर इधर एंड ये इधर। तो इस पॉइंट पे डब्ल्यू जो है हमारा, मतलब वेट जो है वो हमारा 0 है सपोज, तो ये थर्ड मेंबर जो है जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या है, अगर किसी जॉइंट पे रोलर सपोर्ट है, तो एज वी नो रोलर सपोर्ट में सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन लगता है, एंड इस जॉइंट पे 2 मेंबर्स हैं जो कि 90 डिग्री पे हैं, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 हो जाएगा। सो F1 इज इक्वल टू 0। थर्ड केस हमारा क्या है, अगर एक जॉइंट में 3 मेंबर्स हैं एंड तीनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंट है, एंड अगर यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई वेट नहीं है, ठीक है, नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ, मीन्स W यहाँ पे 0 है, तो F3 जो है हमारा, ये हमारा 0 हो जाएगा। राइट, सो आई होप आपको अभी यहाँ तक ये समझ में आया होगा जितना भी हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन। मीन्स क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, लाइक ट्रस, बीम एक्सेट्रा, कोई भी स्ट्रक्चर हो, उस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा बहुत डिफॉर्म तो हो ही जाता है ना, बॉडी जो है वो थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन तो हो ही जाती है। तो जो भी डिफॉर्मेशन होता है एंड उस डिफॉर्मेशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी अपने में स्टोर कर लेता है, उसको स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए कितना स्ट्रेन एनर्जी होता है वो देखेंगे। सो फर्स्ट इज एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी। अगर एक्सियल फोर्स लगेगा, स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, अगर हमारा एक्सियल फोर्स लगेगा तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ जाएगी। तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में लोड लगाएंगे एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन होगा उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं वाई एक्सिस पे, एंड लोड को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे एंड डिफॉर्मेशन को प्लॉट करेंगे, एंड आफ्टर प्लॉटिंग जो ग्राफ आएगा उसका एरिया जितना भी आएगा वो एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी होता है, एरिया अंडर पी डेल्टा कर, दैट इज एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी। क्या फॉर्मूला है, UA इज इक्वल टू P²L अपॉन में 2AE। सेकेंड इज स्ट्रेन एनर्जी फॉर ट्रस। सारे मेंबर्स का फोर्स कैलकुलेट करके फिर उसका समेशन करेंगे, ठीक है, जैसे UA इज इक्वल टू समेशन ऑफ P²L अपॉन में 2AE। नाउ थर्ड इज फ्लेक्सरल स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज एरिया अंडर M थीटा कर्व। क्या फॉर्मूला होता है, UA इज इक्वल टू 1/2 M इंटू थीटा। थर्ड इज टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी। क्या फॉर्मूला है, UA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
टी स्क्वायर अपॉन में 2gt इंटू डी एक्स। यहाँ पर हमारा टी जो है ये हमारा टॉर्सनल या ट्विस्टिंग मूवमेंट है, जी हमारा शेयर मॉडुलस है, एंड जो जे है दैट इज पोलर MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्थ इज shear strain एनर्जी, इसका क्या फॉर्मूला है, UA इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन में 2G। और फॉर बीम फ्रेम US इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ स्क्वायर DV अपॉन में 2G। अगेन G हमारा क्या था, शेयर मॉडुलस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेन एनर्जी फॉर बीम। ठीक है, ये तो हमने ट्रस के लिए देख लिया कि क्या क्या था। अब बीम में क्या होता है, अगर कैंटिलीवर है और उस पर पॉइंट लोड है फ्री एंड पे, तो क्या फॉर्मूला होगा, W स्क्वायर L³ अपॉन में 6EI। अगर कैंटिलीवर हमारा UDL के साथ है, ठीक है, तो क्या होगा, W स्क्वायर इंटू L⁵ अपॉन में 40EI। थर्ड, अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है विद पॉइंट लोड, तो क्या आएगा, W स्क्वायर इंटू L⁵ 96 अपॉन में 96EI। फोर्थ, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है विद UDL, तो क्या आएगा, W स्क्वायर इंटू L⁵ अपॉन में 240 इंटू EI। फिफ्थ इज अगर कैंटिलीवर है हमारा विद UVL, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, UDL हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो ये आएगा W स्क्वायर इंटू L⁵ अपॉन में 504 EI। अगर हम कंपैरिजन करें कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड फिक्स्ड बीम को, तो किसमें ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी होती है, तो कैंटिलीवर बीम में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी होती है एंड सबसे कम फिक्स्ड बीम में। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। ये तो हमने देखा है स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है ना, किस टाइप के होते हैं, कौन से बीम पे कितना लगेगा, ट्रस पे कैसे निकालेंगे, फ्लेक्सुरल स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये सब देखा। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। तो हम स्ट्रेन एनर्जी को इसलिए कैलकुलेट करते हैं ये जानने के लिए कि किसी भी स्ट्रक्चर में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज कास्टिग्लियानो थ्योरम। कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई बीम है एंड उसमें कोई पॉइंट लोड W एक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे वो W एक्ट कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर स्ट्रेन एनर्जी को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा वो उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम जो है हमारा, फॉर ट्रस SP इज इक्वल टू del P इज इक्वल टू समेशन ऑफ PKL अपॉन में AE। जो भी स्ट्रेन एनर्जी होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड लोड P एट दैट जॉइंट, तो ये हमारा आता है समेशन ऑफ PKL अपॉन में AE। फॉर बीम और फ्रेम, ये तो हमारा ट्रस के लिए था, del P इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर बीम एंड फ्रेम कितना आएगा हमारे, इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, del P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ MX इंटू del MX अपॉन में del W इंटू DX अपॉन में EI। सो अभी आपको यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। इस पर हम कोई क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं करें, लेकिन अगर आपको जैसे इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको सेंड करूँगी। नाउ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, ये कब यूज़ करते हैं, जब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, तब ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फाइंड आउट द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड आउट द मोमेंट एट इनडिटर्मिनेट पॉइंट। इसीलिए जब हमें इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो हमारा होता है उसमें हम ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टिफनेस है, स्टिफनेस इज डिनोटेड बाय K। स्टिफनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म होने से वो जो रेजिस्ट करता है दैट इज स्टिफनेस। सपोज ये कोई स्ट्रक्चर है एंड इसमें ये मोमेंट लग रहा है पॉइंट O पे, एंड इधर से गाइड रोलर है, नीचे रोलर सपोर्ट है, इधर सपोर्ट हिंज सपोर्ट है, एंड ये ऊपर जो है हमारा फिक्स सपोर्ट है। तो ये जो मेंबर्स हैं इसमें OA, OB, OC, OD, इन मेंबर्स का कितना स्टिफनेस होगा वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, जैसे KOA, K हमारे स्टिफनेस निकाल रहे हैं हम ये हर एक मेंबर का, तो OA का कितना होगा EI/L। EI हमारा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है एंड L इज हमारा लेंथ। OB का हम निकालेंगे 4EI अपॉन में L। KOC 3EI डिवाइडेड बाई L एंड KOD का 0। ठीक है,
नाउ सेकेंड, रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है? तो ये क्या होता है कि जो फिक्स सपोर्ट होता है उस फिक्स सपोर्ट के कंपैरिजन में बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उसका कितना स्टिफनेस आएगा, दैट इज नोन एज रिलेटिव स्टिफनेस। तो इसमें ओ ए का अगर हम रिलेटिव स्टिफनेस निकालें तो आई अपॉन में 4L, ओ बी का निकालें तो आई डिवाइडेड बाई एल, ओ सी का निकालें तो 3/4 आई डिवाइडेड बाई 4, ओ डी का निकालें तो 0। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है हमारा, ये हमारा होता है स्टिफनेस अपॉन में रिलेटिव स्टिफनेस। जितना भी हमारा स्टिफनेस आ रहा है के अपॉन में जितना भी हमारा रिलेटिव स्टिफनेस आ रहा है, दैट इज समेशन ऑफ के, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? जितना भी हमारा एक मेंबर का स्टिफनेस आ रहा है के एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के, टोटल जितना स्टिफनेस आ रहा है वो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो समेशन ऑफ के जो है हमारा 1 रहता है फॉर फ्री एंड, ठीक है, एंड डी एफ इज इक्वल टू उसका जो होता है वो 0 होता है। नाउ कैरी ओवर मोमेंट, अगर कोई बीम है, सपोज उसके एक एंड पे मोमेंट अप्लाई करते हैं तो सेकंड एंड पे कितना और होगा? सपोज कोई बीम है, उसके हम एक एंड पे मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो उसके सेकंड एंड पे भी पड़ेगा, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा हम वो इसमें ये होता है हमारा कैरी ओवर मोमेंट। फार, अगर हमारा इसमें कुछ केस है, अगर हमारा फार एंड जो है वो फिक्स्ड हो, ठीक है, तो और यहाँ से हमारा कोई मोमेंट अप्लाई हो रहा हो तो इधर से कितना होगा कैरी ओवर मोमेंट? m/2। अगर हमारा फार एंड जो है वो सिंपली सपोर्टेड है तो अगर इधर से m करेंगे तो इधर हमारा 0 आएगा। केस 3, फार एंड जो है हमारा गाइडेड रोलर हो, तो अगर हम इधर m हमारा मोमेंट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इधर साइड -m आएगा। कैरी ओवर मोमेंट था। नाउ कैरी ओवर फैक्टर, तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? कैरी ओवर मोमेंट फार एंड पे जितना होगा डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट एट नियर एंड। नियर एंड पे हम कितना अप्लाई मोमेंट कर रहे हैं वो मतलब कैरी ओवर मोमेंट जितना भी आ रहा है फार एंड पे हमारा वो डिवाइडेड बाय जितना हम अप्लाई कर रहे हैं नियर एंड पे, वो हमारा आ जाता है कैरी ओवर फैक्टर। तो फर्स्ट इज फार एंड अगर हमारा फिक्स्ड हो तो हमारा जो कैरी ओवर फैक्टर होगा वो 1/2 आएगा। अगर हमारा फार एंड जो है वो हिंज्ड है तो हमारा कैरी ओवर फैक्टर जो है वो हमारा 0 आता है। एंड फार एंड अगर गाइडेड रोलर है तो हमारा कैरी ओवर फैक्टर जो है वो -1। नाउ सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या है कि मीन्स अगर कोई स्ट्रक्चर है एंड उसका सपोर्ट सपोज डेल अमाउंट से थोड़ा नीचे आ जाता है तो कितना मोमेंट एंड शियर फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, तो वो हमारा सिंकिंग होता है। मतलब जितना भी मतलब सपोज अगर कोई डेल अमाउंट से थोड़ा नीचे आ गया स्ट्रक्चर जो है हमारे, जो हमारा सपोर्ट है वो डेल अमाउंट से थोड़ा नीचे आ गया तो उसको हम सिंकिंग कहते हैं। मतलब वो सिंक हो गया थोड़ा सा, तो वो कितना मोमेंट एंड शियर जनरेट करता है, शियर फोर्स जनरेट करता है, वो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट हमारा अगर फिक्स्ड बीम है, ठीक है, ये यहाँ से अगर इसमें हमारा मोमेंट निकालना है तो दैट इज 6EI अपॉन में L² इंटू डेल। V इज इक्वल टू मीन्स शियर फोर्स हमारा इसमें कितना आएगा 12EI अपॉन में L³ इंटू डेल्टा। एंड सेकेंड है हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में हमारा मोमेंट आएगा 3EI अपॉन में L² इंटू डेल्टा। एंड V इज इक्वल टू मीन्स V हमारा शियर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड M हमारा मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो V इज इक्वल टू मीन्स शियर फोर्स इज इक्वल टू 3EI अपॉन में L³ इंटू डेल्टा। सिंपली सपोर्टेड बीम हो अगर तो इसमें हमारा मोमेंट जो है वो 0 आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज पोर्टल फ्रेम एनालिसिस। अभी तक आपको आई होप समझ में आ रहा होगा जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोर्टल फ्रेम एनालिसिस। सो पोर्टल फ्रेम एनालिसिस क्या है? दो टाइप के होते हैं, नॉन स्वे एनालिसिस एंड स्वे एनालिसिस। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में देखेंगे। नॉन स्वे एनालिसिस क्या होता है? एज्यूम द पोर्टल फ्रेम एज अ कंटिन्यूअस बीम। इसमें हम पोर्टल फ्रेम को एज अ कंटिन्यूअस बीम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर है एंड यहाँ लोड लग रहा है W, बट इस लोड की वजह से ये स्वे नहीं कर रहा है, तो हम इसको एज अ कंटिन्यूअस बीम एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ ये हमारा फिक्स्ड हो गया एंड ये हमारा एंड फिक्स्ड हो गया एंड इसको हमने कंटिन्यूअस उसमें कन्वर्ट कर दिया। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ सेकेंड इज स्वे एनालिसिस। स्वे एनालिसिस में क्या होता है? तो इसमें हम फर्स्ट स्वे मोमेंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्वे मोमेंट रेशियो को इसमें स्वे एनालिसिस के लिए कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो स्वे मोमेंट रेशियो के लिए फर्स्ट है हमारा, अगर हमारा दोनों एंड जो है, दोनों सपोर्ट जो है वो हमारे फिक्स्ड हो,
ठीक है। अगर हमारे दोनों सपोर्ट फिक्स्ड है एंड यहाँ मोमेंट लगा रहे हैं हम, एंड ये हमारा फोर्स है P, ठीक है, तो ये एम बी ए अपॉन में, यहाँ रेशियो निकाल रहे हैं ना दोनों का, स्वे मोमेंट रेशियो, तो एम बी ए अपॉन में एम सी डी इज इक्वल टू 6 EI इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाई L1 स्क्वायर। L1 एंड L2 इसकी जो है वो लेंथ है, ठीक है, अपॉन में 6EI2 इंटू डेल अपॉन में L2 स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आएगा L1 स्क्वायर अपॉन में L2 स्क्वायर इंटू I1 बाई I2। सेकेंड, अगर हमारा एक एंड फिक्स्ड हो एंड दूसरा एंड जो है हमारा, जो दूसरा सपोर्ट जो है वो हमारा पिंड हो, तो उसमें उस केस में एम बी ए अपॉन में एम सी डी इज इक्वल टू 2L2 स्क्वायर अपॉन में L1 स्क्वायर इंटू I1 बाई I2। थर्ड केस में अगर हमारे दोनों सपोर्ट जो है वो पिंड हो, तो उसमें हमारा एम बी ए अपॉन में एम सी डी इज इक्वल टू L2 स्क्वायर अपॉन में L1 स्क्वायर इंटू I1 बाई I2। ये तो था हमारा स्वे एनालिसिस। नाउ प्योर स्वे एनालिसिस क्या होता है? तो प्योर स्वे एनालिसिस में अगर फर्स्ट अनसिमेट्रिकल लोडिंग, फ्रेम स्वे करेगा, ठीक है, अनसिमेट्रिकल लोडिंग में फ्रेम जो है हमारा वो स्वे करेगा। स्वे टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ विच इज अवे फ्रॉम द पॉइंट लोड। यहाँ से हमारा सपोज यहाँ से हमने कोई हमने कोई अनसिमेट्रिकल लोडिंग अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम इसमें बिल्कुल सेंटर पे लोडिंग नहीं करें, इधर या इधर करें, तो इधर सपोज हमने इधर करा थोड़ा, तो ये जो है ये हमारा इस टाइप से स्वे करेगा। अगर डिफरेंट लेग लेंथ होगा तब भी हमारा स्वे होगा। अगर एक लेग लेंथ छोटा है एंड एक बड़ा है, तो जो बड़ा लेग लेंथ होगा ना उसकी तरफ हमारा जो है वो स्वे करेगा। थर्ड, डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कहाँ स्वे करेगा? जिधर की साइड कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उधर की साइड हमारा स्वे करेगा। डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन, डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन में क्या होगा? वहाँ उधर की साइड स्वे करेगा जहाँ पे स्टिफनेस जो है वो कम हो सपोर्ट पे। फिफ्थ, हॉरिजॉन्टल लोडिंग अगर हो तो स्वे किधर की साइड करेगा? जिधर की साइड डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, जिधर की साइड फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर साइड ही स्वे करेगा। सिक्स्थ, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट। तो स्वे जो है वो किधर की साइड करेगा? जहाँ पे सपोर्ट जो है वो सिंक करे उधर साइड सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट में उधर साइड स्वे करेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है? सपोज कोई कंटिन्यूस या इनडिटर्मिनेट बीम है एंड उसमें हमें स्लोप या डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तब हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। सपोज ये कोई कंटिन्यूस बीम है एंड ये दोनों सपोर्ट हैं ए एंड बी, एंड ये कुछ लोडिंग कंडीशन है इस, तो इन लोडिंग की वजह से जो बीम बेंड करेगा, मीन्स इलास्टिक कर्व कुछ इस टाइप से होगा, तो यहाँ पे कितना स्लोप होगा एंड एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी पे कितना थीटा ए एंड थीटा बी होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ एम कितना होगा एम कितना होगा एंड पॉइंट बी पे कितना होगा, मतलब हम दोनों पे ही कैलकुलेट करेंगे एम कितना होगा पॉइंट ए एंड बी पे। तो इसके लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होता है? सो अगर हमें एम ए बी देखना है तो एम एफ ए बी हमारा क्या है? फिक्स्ड एंड मोमेंट है, ठीक है, पहले हम फिक्स्ड एंड मोमेंट इसमें निकालेंगे, प्लस 2EI अपॉन में एल। EI हमारा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एंड एल हमारा लेंथ, ब्रैकेट में 2 थीटा ए प्लस थीटा बी। सेम अगर हमारा बी ए का निकालना हो, एम बी ए निकालना हो हमें, मोमेंट हमें अगर हमें ये पॉइंट बी पे निकालना हो यही चीज़, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट एम एफ बी ए प्लस 2EI बाई एल। इसमें हमारा क्या था? हम ए पे निकाले तो हमने थीटा ए करा था, हम बी पे निकाले तो थीटा बी करेंगे, ठीक है, 2 थीटा बी, इधर 2 थीटा ए, जिधर का हम निकालेंगे उसके इंटू में 2 एंड प्लस थीटा ए। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पे वीडियो चाहिए कि हम इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। उस पर क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है कि आप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से कैसे किसी स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब क्या है एंड ये फॉर्मूला कहाँ और कैसे यूज़ करना है, तो आपको उस न्यूमेरिकल में समझ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बीम्स ऑफ ओवरहैंगिंग ओवर अ सपोर्ट। मीन्स सपोज ए एंड बी पे सपोर्ट है
एंड ए एंड बी सी जो है वो ओवरहैंग है, तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट होगा, यहाँ पे होगा, इधर होगा एंड इधर होगा। तो जब ये फिक्स्ड एंड मोमेंट जब ए पे होगा तो यहाँ जो ये है एम एफ ए बी एंड एम एफ ए ई दोनों का सम जो होगा वो आ जाएगा फिक्स्ड एंड मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, सेम बी के लिए भी ऐसा ही होगा। इसमें स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होगा, एम बी ए इज इक्वल टू एम एफ बी ए माइनस एम एफ ए अपॉन में 2 प्लस 3 ई आई अपॉन में 2 ब्रैकेट में थीटा बी माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का फॉर्मूला। कि हम इसमें सिर्फ जैसे हमने पहले ही बोला था कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले एंड इसकी क्या थ्योरी है एंड ये चीज़ें क्या होती है, कहाँ यूज़ होती हैं, हम बस यही चीज़ें देखेंगे। जो आपको अगर क्वेश्चंस इस पे चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, आपको उन पे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे ना। ये हम सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए ही, मतलब रिवाइज करने के लिए ही बस हम इसको देख रहे हैं एक बार कि क्या होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस तो आपको इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर तो आपको पता ही होगा, बस आपका एक बार ये रिकॉल हो जाएगा कि हाँ हमने ये पढ़ रखा है, तो ये आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज आर्चेस एंड केबल। तो फर्स्ट पहले हम आर्च के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम केबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्च क्या होता है, ये हमारा एक कर्व्ड बीम होता है एंड ये तब यूज़ होता है जब हमारा स्पैन लेंथ जो होता है वो स्ट्रेट बीम जो है वो हम नहीं यूज़ कर सकते, स्पैन लेंथ हमारी ज़्यादा होती है एंड हम उसमें स्ट्रेट बीम नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसमें आर्च यूज़ करते हैं। तो दो टाइप के आर्च होते हैं, एक 2 हिंज आर्च होता है, एक 3 हिंज आर्च होता है। ठीक है, तो पहले हम 2 हिंज आर्च देखते हैं। सपोज़ ये कोई ये हमने आर्च बनाया है, ये हमारे सपोर्ट हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये हमारे स्पैन लेंथ होता है एल। ठीक है, ये जो हाइट है इसको हम एच कहते हैं। ओके, एंड ये जो हमारा सबसे ऊपर जो ये जहाँ से आर्च का जो ये हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज़ क्राउन, उसको हम क्राउन कहते हैं। तो इसमें हम एच कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई बाई ई आई इंटू डी एस डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में ई आई डी एस। ये हमारा बेस्ड ऑन कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम पे ये हमारा फॉर्मूला है। एम वाई हमारा क्या है, ये एट सेक्शन एक्स पे जो मोमेंट आएगा वो एम है एंड जहाँ सेक्शन कट किया है वहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस जितना भी आएगा वो दैट इज़ वाई। ठीक है, और ये हमारा एच क्या है, ये जो हम ये फाइंड आउट करें क्या है, ये एट एनी सेक्शन एक्स पे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है हमारा कि क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये जो y है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मीन्स ये जो हमारा y है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर फाइंडिंग y, अगर हमारा दो टाइप का आर्च है, पैराबोलिक एंड सर्कुलर टाइप का होता है, तो अगर हमारा पैराबोलिक आर्च है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, अगर सर्कुलर आर्च है उसके लिए अलग। पैराबोलिक में क्या होता है, y इज इक्वल टू 4hx अपॉन में एल स्क्वायर ब्रैकेट में एल माइनस एक्स, एंड सर्कुलर के लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू 2r माइनस एच इंटू एच। अगर हमारा जो हमारे आर्च होते हैं, आर्च में हमारे एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट तीनों ही लगते हैं, बट जो बीम होता है, सिर्फ अगर बीम होता है तो उसमें हमारा एस एफ एंड बी एम लगता है। नाउ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट 2 हिंज पैराबोलिक आर्क के लिए अगर हमारा यूडीएल है थ्रू आउट, मतलब अगर हमारे पूरे पे ही यूडीएल लोड लग रहा है तो हमारा एच कितना आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 8h। ये डब्ल्यू हमारा यहाँ पे जो वेट लग रहा है वो है, एल हमारा ये लेंथ है, इसका स्पैन लेंथ कितना है, एंड एच जो ये हमारा जो एच हमने अभी कैलकुलेट किया है वो। यूडीएल अगर हमारा हाफ स्पैन पे लग रहा है, चाहे लेफ्ट पे लगे चाहे राइट पे, तो हमारा एच क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 16h। थर्ड, अगर हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा हो क्राउन पे तो हमारा एच आएगा 25W इंटू एल और डिवाइडेड बाई 128h। नाउ अगर ये तो हमारा आर्च था, नाउ हमारा सेमी सर्कुलर अगर आर्च हो, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्च है, यहाँ पे हमारा कोई लोड लग रहा है W, ये जो हमारा W लोड लग रहा है, ठीक है, ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा, तो W डिवाइडेड बाई पाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या है, ये H इज इक्वल टू W बाई पाई। ये जो हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा है ये हमारा सॉरी ये जो हमारा H आएगा कितना आ जाएगा,
अगर हमारा डब्लू क्राउन पे लग रहा है, एट क्राउन पे, ये हमारा अगर सपोज डब्लू क्राउन पे लग रहा है तो हमारा डब्लू बाई पाई। अगर हमारा आर्च जो है वो सब्जेक्ट हो जाए यूडीएल, मतलब आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल, तो क्या आएगा एच 4 WR अपॉन में 3 पाई। ये आर हमारा रेडियस ऑफ आर्च है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 3 हिंज आर्च। अभी तक तो हमने 2 हिंज आर्च की बात की कि 2 हिंज आर्च में कैसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा 3 हिंज आर्च है। इसमें पैराबोलिक हो या सर्कुलर हो, दोनों केस में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। पॉइंट लोड अगर डब्लू हो क्राउन पे तो एच इज इक्वल टू डब्लू इंटू एल अपॉन में 4H। अगर हमारा यूडीएल हो थ्रू आउट तो एच इज इक्वल टू 4L² अपॉन में 8H। इन द केस ऑफ BM एंड SF एट एनी सेक्शन इज 0, ठीक है, ये याद रखना। इन द केस BM एंड SF एट एनी सेक्शन इज 0। इसमें जो BM SF जो केस में ये जो होता है, ये BM एंड SF जो होता है इस केस में वो हमेशा 0 होता है। नाउ रेडियल शियर एंड नॉर्मल थ्रस्ट क्या होता है? ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट था। नाउ रेडियल शियर क्या होता है, नॉर्मल थ्रस्ट क्या होता है? सी इन दिस फिगर, एक लेफ्ट सपोर्ट शो कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आर्च का जो लेफ्ट सपोर्ट पे किसी भी सेक्शन पे कितना नॉर्मल थ्रस्ट N लगेगा एंड कितना रेडियल शियर है वो लगेगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड ये प्लेन अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जो नॉर्मल थ्रस्ट होगा दैट इज V साइन अल्फा प्लस H कॉस अल्फा। एंड ये रेडियल शियर कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू V कॉस अल्फा माइनस H साइन अल्फा। यह फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। नाउ ये तो हमारे थे आर्च के बारे में कि आर्च के कितने टाइप के होते हैं। 2 हिंज आर्च क्या होता है, 3 हिंज आर्च क्या होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेडियल शियर कैसे निकालते हैं, नॉर्मल थ्रस्ट कैसे निकालते हैं। अगर आपको आर्च पे भी न्यूमेरिकल चाहिए कि हम 2 हिंज आर्च एंड 3 हिंज आर्च को कैसे सॉल्व करते हैं, एंड अगर ये भी जानना हो कि मतलब अगर हमारा यूडीएल फुल स्पैन पे लग रहा हो या हाफ स्पैन पे लग रहा हो तो हम इन सबको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जो आगे फर्दर वीडियोज़ में मैं इन पे क्वेश्चंस फिर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको अगर इसमें जानना है तो, इस पे अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो, ठीक है। केबल्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केबल्स। केबल्स क्या है, ये जो केबल्स होते हैं ये हमारे यूज़ होते हैं सस्पेंशन ब्रिज में या केबल ब्रिज में। तो कितना टेंसाइल फोर्स आता है इन केबल्स में वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज केबल्स जो है वो बस एक्सियल एंड टेंसाइल फोर्स को ही रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो केबल जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक 19T13 एंड दूसरा 15T13। तो ये क्या है, ये 19T13 एंड 15T13? तो ये 19 जो है ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। एंड ये जो T के बाद जो ये 13 है ये डाया ऑफ स्ट्रैंड है। सेम 15T13 में 15 नंबर ऑफ स्ट्रैंड एंड 13 डाया ऑफ स्ट्रैंड, ठीक है। सपोज ये कोई केबल है, ठीक है, कि यहाँ पे टेंशन लग रहा है T, तो इसमें अगर हमें T मैक्स निकालना है तो मैक्सिमम टेंशन केबल कैसे निकालते हैं, HA² रूट अंडर HA² इंटू VA²। अगर हमें B पॉइंट पे निकालना हो तो सेम वही रूट अंडर HB² प्लस VB²। अगर T मिनिमम, ये तो हमारा T मैक्सिमम था, अगर हमें T मिनिमम निकालना हो, मिनिमम टेंशन इन केबल, तो HA एंड HB में से जो छोटा होगा, मतलब जो मिनिमम आएगा वो हमारा T मिनिमम हो जाएगा। HA एंड HB क्या, हॉरिजॉन्टल एट A, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एट A एंड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एट B पे जितना भी हमारा जो भी हमारा मिनिमम आएगा दैट इज T मिनिमम। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ILD। तो द डायग्राम जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ मूविंग लोड, ठीक है, उसको हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहते हैं। एंड उसमें जो रिएक्शन डेवलप होता है लाइक SF, BF, एक्सटर्नल रिएक्शन वगैरह जो भी डेवलप होता है उसमें क्या वेरिएशंस होगा उसको जो डायग्राम शो करता है उस डायग्राम को हम ILD कहते हैं। फिर से एक बार बताती हूँ, ILD क्या होता है, जैसे कोई भी मूविंग लोड है एंड उसमें से जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है
लाइक SF हो रहा है, BM हो रहा है, एक्सटर्नल रिएक्शन वगैरह जो भी डेवलप हो रहा है, उसमें क्या वेरिएशंस होगा, उसको जो डायग्राम शो करता है, उस डायग्राम को हम ILD कहते हैं। ILD फॉर रिएक्शंस, सपोज ये कोई बीम है, इसका एक सपोर्ट यहाँ है एंड एक यहाँ है। यहाँ क्या हो रहा है कि 1 किलोमीटर इज मूविंग फ्रॉम सपोर्ट A टू सपोर्ट B। सपोज ये लोड 1 किलोमीटर अभी 1 किलो न्यूटन अभी x डिस्टेंस पे है, तो ये वर्टिकल रिएक्शन एट A पे कितना आ जाएगा, VA इज इक्वल टू L माइनस एक्स। L ये हमारा फुल स्पेन लेंथ है यहाँ पे, और ये जो है ये हमारा L माइनस एक्स है, क्योंकि हम x तो ट्रेवल कर चुके हैं, तो कितना बचा, ये लेंथ माइनस ये लेंथ, ठीक है, तो ये L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स अपन में L एंड VB कितना आ जाएगा, मतलब B पॉइंट पे हमारा वर्टिकल रिएक्शन कितना आ जाएगा, x/L, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा ILD जो है। ये तब है जब पॉइंट लोड मूव हो रहा है, मीन्स पॉइंट लोड के केस में ये है, अगर UDL है, ठीक है, मतलब ये तो पॉइंट लोड है जो मूव हो रहा है, लेकिन अगर UDL है, मूविंग ऑन द बीम, तब क्या होगा, तब हमारा Vmax आता है, मीन्स मैक्सिमम रिएक्शन कितना आ जाएगा, एरिया अंडर जितना भी ILD के है वो इंटू W, मीन्स W क्या है, वेट। नाउ ILD फॉर shear फोर्स, ILD फॉर shear फोर्स कैसे आएगा, सपोज ये कोई यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, A एंड B दोनों हैं, ठीक है, ये हमारा कोई C है पॉइंट, इस पर हमें shear फोर्स निकालना है, एंड ये हमारा 1 किलो न्यूटन का यहाँ पे पॉइंट लोड है। तो यहाँ पे हम इसको A एंड इसका लेंथ A एंड इसका लेंथ B ले लेते हैं। तो अगर हमें VA निकालना है, मतलब A पॉइंट पे निकालना है, तो x माइनस L मीन्स टोटल लेंथ, x माइनस टोटल लेंथ जितने पे डिस्टेंस पे ये x माइनस टोटल लेंथ अपॉन में L, एंड VB हमारा x/L। इस टाइप का कुछ इसका ILD आ जाएगा, B/2 एंड A/2। अगर ILD वैसे निकालना बहुत इजी है, अगर आपको इस पे भी क्वेश्चंस चाहिए हो कि ILD कैसे निकालते हैं, या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, या स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से कैसे करते हैं, कानीज मेथड होता है, कानीज मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, वो स्ट्रक्चर्स को कैसे हम एनालाइज करते हैं, या जैसे हमने अभी पढ़ा कि केबल एंड आर्चेस पे अगर आपको चाहिए हो, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पे क्वेश्चंस चाहिए हो, और हमने अभी जैसे आर्चेस पढ़े, तो 2 हिंज आर्च, 3 हिंज आर्च, सिमेट्रिकल आर्च, अनसिमेट्रिकल आर्च, जैसे भी आप जिस पे भी आपको क्वेश्चंस चाहिए हो, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जैसे या तो हमने जैसे वो निकाला था अभी, मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में पढ़ा, मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में पढ़ा, तो हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है ना, सिर्फ हमने फार्मूले देखे कि अच्छा हम ये फार्मूले हैं, ये स्टेप हैं, हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको इस मतलब जानना हो कि कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको नहीं आता हो, वैसे तो ये रिवीजन क्लास है, तो ये आपको अगर आता होगा तो ही आपके लिए ये बेनिफिशियल है ये वीडियो, बट अगर आपको नहीं आता हो तो कोई नहीं, आप एक बारी कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं आपको जिस भी टॉपिक पे आप कहेंगे उस टॉपिक पे मैं आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करके मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इसमें तो वो भी पूछ लीजिए, अगर आपको कुछ न्यू जानना हो, या किसी आपको न्यू किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, या आप अगर चाहते हो कि किसी न्यू सब्जेक्ट पे वीडियो अपलोड हो, किसी न्यू सब्जेक्ट का ऐसे ही क्विक रिवीजन हो, तो आप वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो उसी सब्जेक्ट का डालने का। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल।